कुछ पूछना है किसी को? मैंने आपको बताया कि डिजिटल स्पेस से आशय, आप मान के चलो आजकल हम क्या कह रहे हैं कि जो डिजिटल दुनिया है ना, जिसको ईथरनेट भी कहते हैं, शायद आपने नाम सुना हो, उसको ईथरनेट कहा जाता है डिजिटल दुनिया को। माना जा रहा है अपने आप में ही एक वो दुनिया बन गई है, जैसे आपकी दुनिया है। अब तो शायद वो दुनिया कुछ दिन में ज़्यादा प्रभावी हो जाए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आप सुन रहे होगे आजकल अल्टमैन के बारे में, ओपन एआई को लेकर जो विवाद हुआ है, सोचिए कितना बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूचर वही है। मेटा एक आ रहा है, शायद आपने सुना हो मेटा के बारे में। मेटा एक बार आ जाएगा तो शायद आपको वर्चुअल सुनील ज़्यादा दिखाई पड़े, मैं तो कम दिखाई पड़ूंगा। कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हाँ इसमें से असली कौन है। ये सब होने वाला भी आपको, जो अभी आपने देखा जो व्हाट्सएप में जो अवतार शुरू किया जा रहा है, वो मेटा का ही ट्रायल है कि मेटा में कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाएगा। तो अगले 10-20 सालों में शायद आप चाहोगे कि हाँ टीचर आज ऐसा दिखे, तो आप वैसा डिज़ाइन कर लोगे कि हाँ वो टीचर ऐसे रहेंगे, और आप चाहे तो मुझे टोपी भी बना दीजिएगा, मैं चाहेगा तो हाथ में जादू की छड़ी भी दे दीजिएगा, वो सब पॉसिबल होएगा। ऐसे में पूरी दुनिया हो गई है वो, आपकी ही दुनिया के जैसी एक और दुनिया। इस वजह से हम कह रहे हैं कि भूमि को उसी के समकक्ष माना जा रहा है। वहाँ पर उस दुनिया में जो जगह चाहिए होगी वो डिजिटल स्पेस हुआ, है ना, इसलिए उसके समकक्ष रख रहे हैं उसको। ठीक जी। उत्पादन मतलब जो प्रोडक्ट आया वो उत्पादन हुआ। उत्पाद और जो है उत्पाद का मतलब उस प्रोडक्ट से है, उत्पादन का मतलब उस प्रक्रिया से है, उत्पादकता का मतलब दक्षता से है। तो मैंने ये मोबाइल बनाया, ये उत्पाद हुआ, ये प्रक्रिया उत्पादन हुई, और कितने अच्छे से मोबाइल बना रहा हूँ, कम स्रोत लगा के ज़्यादा मोबाइल बना रहा हूँ, वो उत्पादकता हुई, प्रोडक्टिविटी, है ना। तो उत्पादकता क्षमता की बात करता है। उत्पाद का आशय जो चीज़ बन के आई, और उत्पादन का मतलब उस प्रक्रिया से, है ना। जी, ये एक वर्गीकरण है हमने, जिसमें अब इस वर्गीकरण में माना गया कि पेशेवर को हम मान के चलते हैं, जहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ कौशल अतिरिक्त चाहिए हो, तब उसको पेशेवर में रख रहे होते हैं। अब जैसे मोबाइल का यूज़ करने के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी तो चाहिए नहीं, जो मोबाइल सेवाएं इत्यादि से जुड़ी हुई जो बातें हैं, या हॉस्पिटलिटी है, जबकि वित्तीय सेवाएं देने के लिए आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो वो एक वर्गीकरण किया गया कि जहाँ पर थोड़ा कौशल प्रशिक्षण, थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधन वो सब चाहिए हो, उनको आप मानते हो कि ये पेशेवर सेवाएं हैं। पर ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो एक मानक वर्गीकरण है कि अब जैसे मैंने कह दिया कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली, राइट साइड वाले, ये कुछ आधार बनाते हुए, है ना। तो जो सेवाएं हमारे दो रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, उनको हम सामान्य सेवाएं कह रहे हैं। जैसे आप मोबाइल रोज इस्तेमाल करते हो, बैंक रोज नहीं जाते हो आप। अब पता नहीं, हो सकता है बहुत रईस हो आप, तो नहीं जानता मैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जैसे हम, हमारे जगरी मास्टर हो, तो कभी नहीं जाता, काहे ले जाएगा बैंक। ऑलराइट, सो आई रियली, आपके मुंह में घी शक्कर, कोई कह रहा बैंक आपके घर आ जाता है, भगवान करे। ऑलराइट, कि जो है ऐसा कुछ हो, बाय द वे। बट हाँ, एक सामान्य व्यक्ति कितनी बार बैंक जाता होगा महीने में? मोबाइल का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल रोज करते हैं, आवागमन का, है ना, जो है हॉस्पिटलिटी जो है, होटल है या आप खाना खा रहे हो कहीं, ये सब रोज का, उस आधार से उसको सामान्य सेवाएं कहा गया। जी, और कोई प्रश्न? ऑलराइट, सो अगर एक त्वरित पुनरावलोकन करें तो अब तक हम जो बात कर चुके थे, पहले तो हमने समझा था कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में क्या, इसका क्या महत्व। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में आया 1776 में, जब एडम स्मिथ ने वो बहुचर्चित किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उससे पहले ये एक अलग, आप कह सकते हो कि विषय नहीं था, ये राजनीति विज्ञान के अंदर ही पढ़ाया जाता था। 1776 के बाद ये विषय, इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ा। और अगर बहुत कहा जाए, परिभाषित कर, हालांकि मैंने आपको तब भी कहा था कि यूपीएससी आपसे अर्थशास्त्र की परिभाषा कभी नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए अर्थशास्त्र को परिभाषित करना, तो आप कहोगे कि ये वह विषय है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक मैंने आपको बताया कि या तो आंकड़ों पर आधारित हो या तर्कों पर आधारित हो, जो वैज्ञानिक पद्धति से उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं पुनर्वितरण का विश्लेषण करती है जिनके स्रोत सीमित हो, या तो सीमित है या निकट भविष्य में सीमित
हो सकते हैं, ताकि उनकी मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सके। यह संतुलन स्थायी विकास के लिए आवश्यक है। तो एक परिभाषा में मिल गई। यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने आपको संदर्भ दिया था कि शुरुआत में तो ऐसा माना जाता था, एडम स्मिथ का ऐसा मानना था कि 2 घटक हैं मोटे-मोटे, एक है परिवार और एक है बाज़ार। सो परिवार से लोग श्रम करते हैं और मांग क्रिएट होती है। वो जो मांग है वो बाजार उसको उत्पादित करता है, वहाँ से बाजार को पैसा मिलता है, बाजार में लोग श्रम कर रहे हैं, वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर श्रम कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इस पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो बाजार में डिमांड बन रही कि नहीं। अब ऐसे ही हो सकता है कि आप वो चीज़ बेचते हो, वहाँ पैसा कमाते हो और यहाँ पर आप जो पैसा दे रहे हो। तो इस तरीके से एक बाजार और परिवार के बीच में एक चक्र बनता दिखाई पड़ा, जिसको हम आगे चल के सर्कुलर फ्लो भी बोलेंगे। सर्कुलर पैसा ऐसे ही घूम रहा होता है, उसी में से कुछ लोग निवेश कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है नई खोज कर रहे होते। तो इस तरह से माना गया कि बाजार और इंडिविजुअल या व्यक्ति ये अपने आप में एक चक्र बनाते हैं, और एडम स्मिथ का मानना था कि इसमें एक संतुलन अपने आप बना रहता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो इस संतुलन को मैनेज करती है, भले हम उसको देख ना पाए। एडम स्मिथ ने उसको नाम दिया इनविजिबल हैंड, कि कुछ अदृश्य हाथ हैं, दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन 1930 के बाद जब 1929 में 1929 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, तब ये समझ में आया कि ऐसा कोई बहुत अदृश्य हाथ नहीं है दरअसल, और बाजार और व्यक्ति अपने आप में काफ़ी नहीं है, एक और इसमें प्लेयर होना चाहिए। और वो प्लेयर कौन हो गया? सरकार। ये कहा गया कि सरकार का भी रोल है, और मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि कैसे सरकार चाहे तो मांग बढ़ा सकती है, घटा सकती है, खुद ही अपनी तरफ से अगर मांग क्रिएट कर दे तो मांग बढ़ाना घटाना, मतलब सरकार का एक नियंत्रण है इस और तरह से 3 क्षेत्र निकल के आ गए। बाद में एक क्षेत्र और जुड़ा, उस पर हम आगे बात करेंगे कि इन 3 में एक और क्षेत्र जुड़ गया, वो है बाहर से जो है आयात निर्यात। इसलिए हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र: परिवार, उद्योग, सरकार और वाह्य क्षेत्र। आपको एनसीईआरटी में लाइन लिखा मिल जाएगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि एनसीईआरटी को हल्के मत लीजिएगा, एक एक लाइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। सो ये जो है मोटा मोटा बात रही कि कैसे अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में आया। और मैंने आपको बताया कि कीन्स का ये की परिकल्पना थी ये सब, इसीलिए कीन्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र का फादर भी बोलते हैं। आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, हालांकि आगे चल के समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में भी लोगों की विचारधाराएं बदली। 1990 के दशक में लगा कि नहीं, थोड़ा हमें उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए इत्यादि। फिर मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि परिभाषित हमने किया था। तो वस्तुएं हमने समझा कि स्वामित्व के आधार पर वस्तुओं को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं: सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, क्लब वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से जिसमें ना तो प्रतिस्पर्धा है और ना ही बहिष्करण है, ना तो राइवलरी है ना एक्सक्लूजन है, तो आप उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं बोलोगे, जैसे कि पार्क है, जैसे कि रोड है इत्यादि। निजी वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाएगा जिसमें बहिष्करण भी है, प्रतिस्पर्धा भी है। क्लब वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाएगा जिसमें बहिष्करण तो है पर सदस्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आज तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण में हम इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि डिजिटल सार्वजनिक वस्तु, डिजिटल निजी वस्तु, डिजिटल क्लब वस्तु इत्यादि। मैंने आपको ये भी बताया कि वस्तुओं का एक वर्गीकरण उपभोग के आधार पर भी हो सकता है, पर उससे पहले हमने ये भी समझा कि जब भी हम अर्थशास्त्र में वस्तुएं बोलते हैं तो हमारा आशय फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तुओं से होता है। अंतिम वस्तु वस्तु निर्धारित नहीं करती, वस्तु के उपभोग उसका निर्धारित करता है। मैंने उदाहरण दिया था वही एनसीईआरटी वाला कि अगर चाय की पत्ती मैं खुद उससे चाय बना रहा हूँ तो मेरे लिए वो अंतिम वस्तु हुई, और बाहर दुकान वाला उस चाय की पत्ती को खरीद के आपको चाय बेच रहा है तो चाय अंतिम वस्तु हुई। तो अंतिम वस्तु किस चीज़ पर निर्धारित होती है? उसके उपयोग पर, ना कि कोई वस्तु पर। और जब भी हम अर्थशास्त्र में गणना करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अंतिम वस्तुओं की गणना की जाती है, माध्यमिक वस्तुओं की नहीं। माध्यमिक मतलब जो प्रक्रिया के बीच में हो, जब तक कि अलग से कहा ना जाए। और इस प्रकार हमने समझा कि कुछ पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं। पूंजीगत वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाएगा जो आपके आय के स्रोत बढ़ाती हैं, उनको आप कहोगे ये पूंजीगत वस्तुएं हैं। और उसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया कि वो जो है उपभोग की वस्तुएं हो सकती हैं, जो 2 प्रकार की हो सकती हैं: स्थायी उपभोग की वस्तुएं या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और अस्थायी उपभोग की वस्तुएं या जिसको कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स बोलते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में मैंने आपको बताया, हालांकि मैंने ये भी कहा था कि पूंजीगत वस्तुओं की मांग अधिक होना बताता है कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में है।
अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो इसमें मैंने आपको एक शब्द दिया था, वाइट गुड्स। वाइट गुड्स उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कहा जा रहा है, और उसमें अब सरकार ने अपने दृष्टिकोण को बदला है। अब हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ निर्यात को प्रतिस्थापित किया जाए, अपितु साथ ही न सिर्फ आयात को प्रतिस्थापित किया जाए, अपितु साथ ही निर्यात को बढ़ाया भी जाए। तो उसमें निर्यात को प्रोत्साहन की बात भी हो रही, इसीलिए उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI के अंतर्गत रखा गया है। ये भी हमने समझ लिया था। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये बात भी हुई कि किस प्रकार जब हम बात करते हैं वस्तुओं में कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की, जो 3 वर्ष से कम जिनकी आयु हो उनको आप कहोगे नॉन ड्यूरेबल हैं, उन्हें FMCG भी कहा जाता है। हमने बताया एक और वर्गीकरण भी संभव है अगर हम मांग के सिद्धांत को आधारित करें। मांग की लोच का सिद्धांत ये कहता है कि अगर बाकी चीज़ों को स्थिर माना जाए, जिसको अंग्रेजी में सेट्रस पैरिबस भी बोलते हैं, अगर बाकी चीज़ों को हम स्थिर माने तो सामान्यतः कीमतें बढ़ने पर मांग में कमी आती है। कीमतें ज़्यादा तो मांग में कमी, कीमतें कम तो मांग ज़्यादा। अगर हम किसी दी गई वस्तु की कीमत और मांग के प्रभाव को देखें तो उसे लोच कहेंगे, और अगर किसी एक वस्तु की कीमत का किसी दूसरे वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी या आड़ी लोच है। आड़ी लोच के संदर्भ में अगर ए की कीमत बढ़ने पर, अर्थात ए की मांग में कमी आ जाएगी, उससे बी की मांग बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसे कहा जाएगा कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ये आपकी प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन गुड्स हो गए। अगर ए की मांग बढ़ने पर, ए की कीमत बढ़ने पर, अर्थात ए की मांग में कमी आ रही है और उसकी वजह से बी की मांग में भी कमी आ जाए, तो उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहेंगे। हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से जब हम इन वस्तुओं की बात करते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, आगे हम इसका अनुप्रयोग भी समझेंगे। जैसे प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जब महंगाई आ जाती है। तो मान लीजिए अगर हमने देखा गेहूं महंगा हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ विकल्प ले आएंगे, बाजरा ले आएंगे जो प्रतिस्थापन वस्तु है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं महंगाई इत्यादि में। तो मैं वहाँ बोलूँगा भी महंगाई वाले चैप्टर में कि देखिए यहाँ पर हम इन चीज़ों में प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अगला मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो इस सिद्धांत को नहीं मानती, जैसे गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं से आशय उन रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं से, जैसे नमक इत्यादि, नमक, ब्रेड इत्यादि। और ये देखा जाता है कि सामान्यतः कीमतें बढ़ने का मांग पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं दिखता है। दूसरा मैंने आपको बताया वेबलन वस्तुएं। वेबलन वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, वो भी इस सिद्धांत को नहीं मानती। तीसरा मैंने आपको बताया पिगवन वस्तुएं। पिगवन वस्तुओं से आशय जो हानिकारक वस्तुएं हैं स्वास्थ्य के लिए, उनसे है, और वो भी इस सिद्धांत को नहीं मानते दिखाई पड़ती। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इंफीरियर या सस्ती वस्तुएं हो सकती हैं, और नेटवर्क उत्पाद से क्या आशय है। नेटवर्क उत्पाद मैंने आपको बताया था, वो सारे उत्पाद को कहा जाएगा जहां एक से अधिक देशों से स्रोत आते हों और वो पूरे विश्व को एक आपूर्ति श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। जिस आपूर्ति श्रृंखला में इस समय चीन की अभी भी बहुत भागीदारी है, 37%, और यही चुनौती भी है। 37% चुनौती भी है, और इसीलिए शायद हम चीन की अनदेखी नहीं कर पा रहे हैं। ये मोटा मोटा हमने समझा। फिर हम आए सेवाओं पर। क्या सेवाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि सेवाओं को परिभाषित कैसे करेंगे। वो सारी अदृश्य चीज़ें, वो सारे अदृश्य उत्पाद, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जो आपकी आवश्यकता और उपयोगिता को पूरा करते हो। मैंने आपको बताया था उपयोगिता क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है। आवश्यकता उपयोगिता को पूरा करते हो, उनको आप बोलोगे कि सेवाएं हैं। सेवाओं को सामान्यतः हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। साधारण सेवाएं, जिसमें आपका होटल, ट्रांसपोर्ट, जो है टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह की सेवाएं आती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि पेशेवर सेवाएं हो सकती हैं, जिसमें वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, अन्य पेशेवर सेवाएं। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो है लोक सेवाएं हो सकती हैं, जिसमें लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सेवाएं आती हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे में उस वर्गीकरण को देखा भी, और मैंने थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक सर्वे की पृष्ठभूमि भी बताई कि आर्थिक सर्वे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी, कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अच्छा, जब कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है तो उसको हम एक शब्द भी बोलते हैं, फ्लैगशिप। फ्लैगशिप, तो मैं अगर आपसे कहूँ फ्लैगशिप दस्तावेज, बात एक ही है। फ्लैगशिप कहा जाता है ना, जहाज में हमने देखा आगे झंडा लगा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए फ्लैगशिप। तो भारत सरकार का एक फ्लैगशिप दस्तावेज होता है ये, और उसमें चालू वर्ष के 3 क्वार्टर के आंकड़े होते हैं। आपको समझ में आ रहा है चालू वर्ष का मतलब क्या, 3 क्वार्टर का मतलब क्या। चालू वर्ष के 3 क्वार्टर के आंकड़े होते हैं, 1 क्वार्टर का अनुमान होता है, पिछले वर्ष का पूरा डिटेल होता है।
ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि इसका कवर पृष्ठ भी मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ बोल रहा होता है उस वर्ष के आर्थिक गतिविधियों के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में हमने इस चीज़ को देखा भी। एक चीज़ हमने और चिन्हित की कि इन सेवाओं में भारत एक और संभावना तलाश रहा है, जिसको आप नाम दे रहे हो सेफ हार्बर नियम, सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल ये कह रहा है कि जो ऐसे पेशेवर हैं, वित्तीय सेवाएं जो देते हैं भारतीय मूल के लेकिन अन्य देशों से सेवाएं दे रहे हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप इंडिया से आइए, ऑपरेट करिए और आपको आवश्यक कर में छूट दी जाएगी। तो उसको क्या नाम दिया गया? सेफ हार्बर रूल। अच्छा, यहीं पे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि सेफ हार्बर रूल किससे जुड़ा हुआ? आयकर से जुड़ा हुआ है। एक चीज आप खबर में आजकल और पढ़ रहे होगे, उसको बोला जा रहा है सेफ हार्बर क्लॉज। सेफ हार्बर क्लॉज किससे जुड़ा हुआ है? सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो आज अगर आज न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो आपको दिख रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। शुरुआती शब्द दोनों के एक हैं, तो इसका मतलब नहीं कि दोनों एक ही चीज है। सेफ हार्बर क्लॉज किससे जुड़ा हुआ है? सोशल मीडिया में जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का, उसमें कुछ चीजें की जा रही हैं, उसको सेफ हार्बर क्लॉज कहा जा रहा है। कंसेप्ट वही है। सेफ हार्बर वहां भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो विदेशी कंपनियों के ऊपर लागू होएगा। ये बात रही कि जो है किस तरह से सेफ हार्बर रूल। फिर मैंने आपको बताया कि एक और वर्गीकरण सेवाओं का संभव है जो हम देखते हैं WTO द्वारा किया जाता है आयात निर्यात के संदर्भ में। उसमें मैंने आपको बताया कि मोड 1 हो सकता है, मोड 2 हो सकता है, मोड 3 हो सकता है, मोड 4 हो सकता है। मोड 1 से आशय उन सेवाओं से है जिसमें सेवा प्रदाता अपने देश में, सेवा ग्राहक अपने देश में और तकनीकी के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, BPO सेक्टर हो गया, इत्यादि इत्यादि। मोड 2 के अंतर्गत वो सेवाएं आती हैं जिसमें सेवा प्रदाता अपने देश में लेकिन सेवा ग्राहक वो सेवा प्रदाता के देश में जा रहा होता है, जैसे पर्यटन। तीसरा मैंने आपको बताया था मोड 3 में सेवा प्रदाता वाणिज्यिक उपस्थिति के साथ उस देश में जाता है जहां उसको सेवाएं देनी हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि मोड 1 को हम बोलते हैं सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स, मोड 2 को बोलते हैं विदेश में उपभोग, मोड 3 को कहा जाता है वाणिज्यिक पहचान या वाणिज्यिक पहुंच। कॉमर्शियल प्रेजेंस के साथ, जैसे SBI का सिंगापुर जाना, IT का आप देख रहे हो वेस्ट एशिया जाना, इत्यादि इत्यादि। मोड 4 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय श्रम का आवागमन हम सुनिश्चित करते हैं, उसको मोड 4 कहा जाता है। ये WTO का वर्गीकरण है सेवाओं को लेकर आयात निर्यात के संदर्भ में। इंडिया की बात करें तो मोड 1 और मोड 2 में हम अच्छी स्थिति में हैं। मोड 3 में जाहिर सी बात है विकसित देशों की का जो थोड़ा अपर हैंड है, उनका पड़ला भारी है, क्योंकि उनके पास निवेश के साधन ज़्यादा हैं। तो ये मोटा मोटा बात रही कि क्या इसके आशय है, क्या इसके डायमेंशंस है। बात क्लियर हुई? चलिए आगे अगर हम बढ़े, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो हमने ये भी समझा कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको सेवाओं के संदर्भ में एक और संदर्भ दिया था माइस टूरिज्म का, याद है कि कैसे मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन, ये एक नए तरह का पर्यटन दिखाई पड़ रहा है जिसमें भारत अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। फिर हमने बात की कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। हमने बताया उत्पादन से आशय क्या? उस प्रक्रिया से है। उत्पादन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से प्राकृतिक स्रोतों को मानव उपभोग हेतु तैयार किया जाता है, उसको आप बोलोगे कि उत्पादन की प्रक्रिया है। बात स्पष्ट हो रही है? उत्पादन की प्रक्रिया में जो चीज़ें जरूरी हो, जो चाहिए होता है, जो लागत लगे, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये उत्पादन के साधन हैं। ये उत्पादन के साधन है। और उत्पादन के साधन जो है वो मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ें हो सकती हैं उसमें। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि से आशय क्या? जो भौगोलिक क्षेत्र जिसकी जरूरत है, और आज तेजी से हो रहा है डिजिटलीकरण में, डिजिटल क्षेत्र को भी उसी में रखते हैं। लेबर से आशय 3 चीज़ों से मैंने आपको बताया, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने का कौशल। क्षमता भी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य इत्यादि के संदर्भ में, जिसको आजकल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक मानव पूंजी के रूप में कह रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो है उद्यमिता से आशय क्या? उद्यमिता से आशय उस क्षमता से है जिसके माध्यम से नवाचार, शोध इत्यादि करते हुए आप विभिन्न घटकों को लाकर कुछ सृजित करते हो। इसको आप क्या कहोगे कि ये उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप है। या इंटरप्राइज जिसको आप बोल रहे हो। इस तरह से हमने 4 चीज़ें देख ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। लैंड, लेबर, उद्यमिता हमने लिख भी लिया था, शायद इतना हो गया था ना। चलिए जी, पूंजी के बारे में और बात करनी है। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? सारी बातें क्लियर हैं या बिल्कुल ही क्लियर हो गई?
अंग्रेजी में बोलते हैं टैबुला राजा, जब प्लेट बिल्कुल साफ हो जाए दोबारा, स्लेट अगर पूरा दोबारा साफ हो जाती है, जिसको फ्रेज कहा जाता है टैबुला राजा, कि वो तो नहीं हो गया कहीं कि स्लेट बिल्कुल साफ हो गई। ऑलराइट, चलिए, स्लेट समझते कि नहीं? शायद आप लोगों ने ना देखा हो, है ना, क्योंकि हम लोग तो खड़िया स्लेट वाले टाइम के हैं, है ना, उसी से हमारी कैल्शियम की आवश्यकता पूरी हो जाती थी। खड़िया खाया ज़्यादा जाता था, लिखा कम जाता था उससे। ऑलराइट, सो खैर आजकल के बच्चे जो ये सब चीज़ें मिस करते होंगे मुझे लगता है ना। नहीं, कितने लोगों ने स्लेट देखा है ईमानदारी से? लिखा भी? अरे वाह, गुड। चलिए, सो खाया भी आप, ठीक है, ऑलराइट। खैर, अगर हम बात करें तो कैपिटल से जब हम बात कर रहे थे, पूंजी से आशय क्या, मैंने आपको बताया पूंजी से आशय कोई भी ऐसी चीज, पूंजी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, थोड़ा और घटकों को समझेंगे, क्योंकि पूरा विषय इसी के इर्द गिर्द घूमता है। कैपिटल से आशय क्या, कोई भी ऐसी चीज जो आपके आय के स्रोत बढ़ाए, उसे आप पूंजी कहोगे। कोई भी ऐसी चीज जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं उसको हम पूंजी कहेंगे। बात स्पष्ट हो रही है? अब जब हम पूंजी बोल रहे हैं, कैपिटल कह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल का हम एक वर्गीकरण इस लिहाज से कर सकते हैं कि वो भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी है या मानव पूंजी है, पहले सुन लेते हैं, लिखेंगे, या सामाजिक पूंजी है। एक तो ये वर्गीकरण संभव है, सामाजिक पूंजी। एक दूसरा वर्गीकरण ये है कि वो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड पूंजी है, या स्थायी पूंजी जिसको आप बोलते हो, या ये कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, या ये आर्थिक पूंजी है, आर्थिक पूंजी। एक और वर्गीकरण हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कि ये टीयर 1 पूंजी है या टीयर 2 पूंजी है। तो पूंजी के बारे में पहले तो हम इसके वर्गीकरण को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस पूंजी का निर्माण कैसे होता है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या है, की प्रक्रिया क्या और इसके क्या घटक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया और उससे संबंधित क्या घटक है। तो मोटा मोटा ये कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे पूंजी के बारे में पहले। सो मैंने आपको बताया कि पूंजी क्या है। पूंजी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपके आय के स्रोत बनाती हो। बात क्लियर हो रही? अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, पहले इन शब्दों को ठीक ठीक समझ लेते हैं। एक शब्द मैं लिख रहा हूं मनी, या जिसको आप बोलोगे धन, है ना, धन, बल्कि उसको मुद्रा बोलो तो ज्यादा ठीक रहेगा, मुद्रा। दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं कि कैपिटल या पूंजी। तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं वेल्थ, वेल्थ। चौथा एक शब्द और यहीं पे समझ लेंगे, एसेट। ये क्या है? एक शब्द है फिनांस, फिनांस या वित्त। ये क्या है? सो वित्त क्या है? एसेट को हिंदी में आस्ती बोलते हैं, लेकिन आप एसेट ही रखें, ज्यादा ठीक रहेगा, एसेट। वेल्थ का मतलब समृद्धि से है, कैपिटल का मतलब पूंजी से। बिल्कुल एक जैसे शब्द लगते हैं ये, अगर बहुत ध्यान से ना देखें तो लगता है कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये, पर ऐसा है नहीं, थोड़ा इनमें अंतर है। उन अंतर को भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं मुद्रा होती क्या है, पैसा होता क्या है, और पैसे की जरूरत क्यों है? आप पैसे की जरूरत क्यों है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वस्तु और सेवा खरीदने के लिए। मुद्रा क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। यहां से पूरी कहानी शुरू, एक लाइन में अगर मैं कहूं, और फिर वही बात, एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से इसको समझाया। हालांकि इसमें हम और बात करेंगे कि मुद्रा कैसे आई, कैसे विकसित हुई, उसके विभिन्न प्रकार क्या थे, कैसे जो है शुरुआत में कैसे मुद्रा थी, आज कैसे क्रिप्टो करेंसी आ गई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ गई, इत्यादि इत्यादि। पर पहले मोटा ताना बाना मुद्रा का समझते हैं। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया, कितना बेहतर एग्जाम्पल है। मान लीजिए ए के पास लकड़ी है और उसे सेब चाहिए, लकड़ी है और क्या चाहिए? सेब। बी के पास अतिरिक्त सेब है और उसे लकड़ी चाहिए, तब तो इनके बीच में लेन देन हो सकता है, जिसको आप बार्टर व्यवस्था बोलते हो।
लेन देन के बीच में हो सकता है कि भाई इनके पास, पर ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज ज्यादा मात्रा में हो जो आपको चाहिए, और आपके पास ठीक वही चीज अधिक मात्रा में हो जो मुझे चाहिए। ऐसा तो बहुत कम होता होगा, ये बहुत रेयर बात हो गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि परस्पर आवश्यकताओं का सुमेल ना होना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। अब मान लीजिए इस केस में ये बात क्लियर हो रही, मैं फिर कहूंगा एनसीईआरटी ने क्लास 9th में लिखा हुआ इस चीज को, बच्चों की तरह समझाया। मैं भी वही, मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल के, देखो कितनी बढ़िया बात कैसे उन्होंने समझा दिया। तो ए और बी जो है यहां पर तो एक्सचेंज हो सकता था। अब मान लीजिए ए को चाहिए क्या, सेब, पर बी के पास सेब नहीं है, बी के पास कपड़े हैं, बी के पास कपड़े हैं या कपास है, धान है। अब इनके बीच में लेन देन हो पाएगा? नहीं, अब इनके बीच में लेन देन नहीं हो सकता। अच्छा, सी के पास अतिरिक्त सेब है, सी के पास अतिरिक्त सेब है, लेकिन सी को लकड़ी नहीं चाहिए, सी को लकड़ी नहीं चाहिए, सी को धान चाहिए। अब क्या किया जाए? एक तरीका हो गया। अब ये जब इस तरह की समस्या आई होगी तो एक तरीका किया गया, एक काम करते हैं, इस पेंसिल को हम माध्यम बना लेते हैं। अब ए कहेगा कि मेरे पास जितनी लकड़ी है, मेरे पास जितनी लकड़ी वो 5 पेंसिल के बराबर है, आप मुझे 5 पेंसिल दे दो और लकड़ी ले जाओ। सी कहेगा मेरे पास जितना सेब है वो 3 पेंसिल के बराबर है, 3 पेंसिल के बराबर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, 3 पेंसिल उसमें देके सेब खरीद सकता हूं। बी कहेगा मेरे पास जो धान है वो 6 पेंसिल के बराबर है, या इतना कुछ जो भी मात्रा निकली, मैंने उसको पेंसिल दिया, धान खरीद लिया। अब आसान हो गया कि नहीं? एक बड़ी कमाल बात हुई, हमने एक चीज को मान लिया कि ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या ये हमारा लेन देन का माध्यम है। यही मुद्रा है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा स्वीकृत माध्यम जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के लेन देन हो पाए। जरूरी क्या है? सबको स्वीकार हो। अब जैसे इस क्लास में मान लीजिए हमने मान लिया तो हमारे लिए ये पेंसिल जो है मुद्रा हो गई, पेंसिल मुद्रा हो गई। हो सकता है बगल वाला क्लास वाला ना मान रहा हो तो उसके लिए मुद्रा नहीं है। यही दिक्कत है कि आपका नोट चाइना में नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो हमने मान लिया, वहां अभी नहीं मान रहे। आगे समझेंगे आइए कि क्यों में इस तरह की जरूरतें पड़ गई। सो अब ये जो है पेंसिल इस क्लास में मुद्रा हो गई और बहुत आसान हो गया। अब सवाल ये कि सबको ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? पैसे की, जिसको आप कहते हैं ना, अर्ज या भूख बढ़ क्यों रही है? क्योंकि धीरे धीरे हर चीज मौद्रीकृत होती जा रही है, हर चीज पे एक प्राइस टैग लगता जा रहा है। आज के 100 साल पहले अगर कोई शिक्षक पैसा लेके पढ़ाता है तो आप उसको बुरा मानते, लेकिन आज शिक्षक अगर फ्री में पढ़ाएगा तो भी बुरा मानेंगे, कहेंगे क्या ही पढ़ाता होगा, फ्री में पढ़ा रहा। ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, मौद्रीकरण हो गया। बहुत सारी चीजें जिसका मौद्रीकरण हो गया है, बहुत सारी चीजें जिनका भी मौद्रीकरण नहीं हुआ पर हो रहा हो, जिसमें मुझे लगता है एक चीज जो बहुत जल्दी होने वाली है वो शायद सरोगेसी होगा, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसीलिए देखिए मेंस में क्वेश्चन है, कितनी बेसिक चीज है ये, मौद्रीकरण बनाम केयर उद्योग, जिसका भी मौद्रीकरण नहीं हुआ है। कितना बेसिक हाई स्कूल की चीज पूछ रहे हो आपसे। और इसलिए बोलो कि क्लास 9 की अगर उस प्रस्ताव आपके पास होती तो आप सवाल का मर्म समझ पाते, सवाल पूछ क्या रहा था। मौद्रीकरण हो चुका है अधिकांश, और जैसे जैसे मौद्रीकरण होता जाएगा और चीजों का मौद्रीकरण, खाने का मौद्रीकरण हो गया, रहने का मौद्रीकरण हो गया, पढ़ने का मौद्रीकरण हो गया, कौशल का, मतलब हर चीज मौद्रीकृत हो जाए। आज के 100 साल पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी, यहाँ तक कि हम जब बच्चे थे तो बहुत सारी चीजें थी जिनका मौद्रीकरण नहीं हुआ था, आज हो गया है। एक मुझे लगता है दोस्ती का एक और चीज शुरू हो गया, अभी इंडिया में तो नहीं पर वेस्ट में है। आप बोर फील कर रहे हो, खाली फील कर रहे हो, आप एक काम करो, आप कुछ ऐप है, आप उनको जो है डाउनलोड कर लो, आपसे आएंगे, बातचीत करेंगे आप, और पर घंटे चार्ज करते हो। ये शुरू हो चुका है, पर आवर चार्ज। आप तो अभी फ्री में चल रहा है ना, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, क्लास में भी बात कर रहे हो। जब इसका मौद्रीकरण हो जाएगा तो बगल वाला बोलेगा भाई साहब बात करने के पैसे लगते हैं, है ना, ऐसे नहीं होएगा, है ना। स्वाभाविक बात है। अभी बच्चों की देख रेख का अब धीरे धीरे मौद्रीकरण हो, जिसको बेबी सीटर या देखभाल करने के लिए आप बात करो, बेबी सीटर एक बड़ा प्रॉमिसिंग, अब तो बाकायदा उस पर कौशल प्रशिक्षण होने लगा। बुजुर्गों की देखभाल, कोई मध्य प्रदेश से यहाँ पे, आपको पता है टाइम बैंक का कंसेप्ट मध्य प्रदेश ने भी शुरू किया है, अच्छा कंसेप्ट है। टाइम बैंक मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। टाइम बैंक क्या है कि आप जाएं बुजुर्गों की देखरेख करें तो आपके अकाउंट में उतने घंटे जोड़ दिए जाएंगे। आपका अकाउंट बना दिया गया कि इन्होंने 7 घंटे बुजुर्गों की देखरेख की। जब आप बुजुर्ग होंगे तो आपको कोई और जो है ये देगा और आपके 7 घंटे वहां से डेबिट हो जाएंगे। तो ये टाइम बैंक बोल रहे हो, अच्छा कंसेप्ट है, नई चीज लेके आए हो। धीरे धीरे इसका मौद्रीकरण हो जाएगा कि 1 घंटे बुजुर्गों की देखरेख करने के लिए इतना केयर इत्यादि इत्यादि सब हो रहा है।
आजकल जहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं वहाँ बच्चों को किसी और के यहाँ छोड़ के जाते हैं। पहले ये काम दादा दादी कर देते थे, अब उसके चार्ज लग रहे हैं, मौद्रीकरण। तो जैसे जैसे मौद्रीकरण होता जाएगा वैसे वैसे धन की और आवश्यकता बढ़ती जाएगी, आवश्यकता बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि पैसा इतना महत्वपूर्ण है। ये सब मैं आपको आसानी से बोल पा रहा हूँ तो इसका श्रेय किताब को जाता है। बहुत खूबसूरत किताब है, एसेंट ऑफ मनी, नील फर्गुसन, जो बताते हैं कि पैसा क्यों महत्वपूर्ण हो गया इतना और कैसे ये आगे और महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एसेंट ऑफ मनी। हालांकि ये सब किताबें आपको नहीं पढ़नी, मैंने पहले भी कहा, हमारी रोजी रोटी तो हमें तो पढ़ना है, यू नो। सो मोटा आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक से पढ़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। तो अब मुद्रा समझ में आ गई। एक मिनट जरा पेंसिल दीजिए, अपनी पेंसिल। देखा, बहुत रईस हो गया। ये धन है, ये धन है, मुद्रा की मात्रात्मकता। और मैंने इनके धन छीन लिया, अगर आप ध्यान से देखें तो। मुद्रा की मात्रात्मकता, ये मेरे पास क्या हुआ, कितनी मुद्रा है मेरे पास। सो मुद्रा की मात्रात्मकता को कहेंगे इनके पास क्या है, ये धन है। अब जरा ध्यान से, इतनी तो मुद्रा है मेरे पास, और ये एक ऐसी चीज है जो 10 पेंसिल के बराबर है। ये पूरा मेरी संपत्ति है। फर्क समझ में आ रहा है? उदाहरण पे रुकिएगा मत, आई होप मैं बात कह पा रहा हूं। एक संकेत बन गया कि पेंसिल मुद्रा है, हमने इतनी सारी पेंसिल रखी हुई है मेरे पास, ये मेरे पास धन है, ये मेरी संपत्ति है। कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत है 10 पेंसिल के 50 पेंसिल के बराबर, वो प्लस ये, ऐसे मेरे पास मकान है 500 पेंसिल का, मेरे पास गाड़ी है 20 पेंसिल की, ये सब क्या होगी, मेरी संपत्ति। और जिसकी वैल्यू नहीं है, मेरे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं, तो संपत्ति नहीं माना जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो तो पता नहीं, भगवान जाने, है ना। कभी कहा था उन्होंने कि वैल्यू है, पता नहीं आज आजकल है कि नहीं। ऑलराइट, सो जो है, यू नो, अगर देखें तो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू, इसको मैं कहीं जाकर मुद्रा ले सकता हूं। थैंक यू। सो अगर हम बात करें, सो ये क्या है, एक स्वीकृत माध्यम हो गया। फर्क समझ में आ गया? तो मनी किसको, मुद्रा किसको कहेंगे, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो स्वीकृत हो माध्यम के रूप में, उसकी जो मात्रात्मकता है उसको आप कहोगे धन है। अच्छा, अभी जब मेरे पास इतनी सारी पेंसिल थी, जरा ध्यान सुनिएगा, ये जो मेरे पास पेंसिल थी इसको मैं तुरंत यूज कर सकता था। वो मुद्रा, वो धन जो तुरंत यूज किया सके, उसको तरलता भी बोलते हैं, लिक्विडिटी। और इसलिए हम 3 चीजों को कहते हैं कि तरलता है। क्या क्या? एक तो आपके पास जो पैसा है, एक जो सोना है, क्योंकि सोना आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके बेच सकते हो। जो आपके पास सोना है वो आप कहीं भी बेच सकते हो, तरलता। या आप एक जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं, जो सरकार का को आपने कर्जा दिया हुआ है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ये क्वेश्चन भी आए हुए, तरलता में कौन कौन चीजें आ गई, ये 3 चीजें। क्या क्या? आपके पास जो पैसा है, कैश इन हैंड, सोना, और जो आपके पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं, सरकारी। बात क्लियर हो रही है? तो मेरे पास हो सकता है कुछ तरलता, जैसे मेरे पास पेंसिल इत्यादि थी, वो तरलता थी। कुछ ऐसी चीजें जो तरल नहीं है लेकिन वो भी है संपत्ति, इसको बेचने में टाइम लगेगा। बात लॉजिकल लग रही है? क्लास 9th की इकोनॉमिक्स है। ऐसा ही किसी ने सोचा होगा कि यार आजकल लोग सोना तो पहनते नहीं है, मोबाइल सबके पास होता है, तो कुछ ऐसा कर सकते कि मोबाइल के एवज में तुरंत पैसा दे दे, कैसीफाई। कोई हवाबाजी नहीं। क्लास, जितने बड़े बिजनेस होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे एग्जांपल बताऊंगा, जितने बड़े बड़े सेटअप्स बने वो क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में बने। बस समझ लिया कि हाँ इसमें ये कुछ नया है। आजकल क्या है, लोग सोना नहीं पहन रहे लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो आज आपके देखिए, चेन स्नैचिंग के बजाय मोबाइल स्नैचिंग ज्यादा कॉमन हो गई। बहुत स्वाभाविक है, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये ज्यादा आसानी से बिक जाता है, ज्यादा आसानी से बिक जा रहा है। सो क्या हुआ, एक बहुत बेसिक बात देखी, कुछ और चीज है जो तरलता बन सकती। भविष्य में कुछ और भी चीजें ऐसी निकल के आएंगी। जैसे वेस्ट में, यहाँ तो नहीं इंडिया में, वेस्ट में अपनी घड़ी बेच सकते हो कुछ वो, क्योंकि उनके यहाँ महंगी घड़ियों का बड़ा प्रचलन है, तो बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ आप अपनी घड़ी बेच पाते हो। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है जिसके माध्यम से सब किया जा सकता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो धन क्या होता है ये समझ में आ गया, संपत्ति से क्या आशय समझ में आ गया, तरलता क्या होती समझ में आ गया, तरलता क्या होती समझ में आ गया। अगला शब्द अगर आप देखें तो कैपिटल, मैंने आपको बताया पूंजी का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आय का स्रोत बनता हो।
एसेट क्या कहते हैं? एसेट कहा जाता है उन सभी चीजों को, के स्वामित्व को, होल्डिंग को, जो आपके आय के स्रोत बनाते हो। तो मेरे पास जो पूंजी है, अगर हम उसको स्वामित्व के आधार से देखेंगे तो उसको एसेट कहा जाएगा। इसीलिए पूंजी और एसेट को ऑलमोस्ट पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एसेट क्या है? एसेट स्वामित्व, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक माध्यम है जिससे मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता हूं, तो उसको बोलेंगे पूंजी। वो कार्य की बात हो गई ना, कि उसका फंक्शन क्या है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कार का स्वामित्व है, तो उसको बोलेंगे एसेट। दोनों काम एक ही कर रहे हैं। तो अगर स्वामित्व के लिहाज से देखेंगे, स्वामित्व वाले एंगल से देखेंगे, तो हम उसको बोलेंगे ऐसे। जैसे मैं कहूंगा कि विजन के पास एसेट्स में क्या क्या है, उनके पास ये क्लासरूम्स हैं, उनके पास ये एसेट डिजिटल बोर्ड है, इत्यादि इत्यादि। ये एसेट का स्वामी, उनके पास एसेट है और इनके माध्यम से वो पैसा कमाते हैं। ठीक, तो कैपिटल जो हम बोलते हैं तो उसके कार्य की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही? हालांकि आपको एसेट लायबिलिटी में बहुत नहीं जाना, वो अकाउंटिंग वाले लोगों का काम है जो अकाउंटिंग वगैरह पढ़ते हैं, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। एसेट स्वामित्व की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो स्वामित्व है जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ते हैं, वो एसेट। आपके पास कोई सी जिम्मेदारी है जिससे आय के स्रोत घटते हों, वो लायबिलिटी, वो देयताएं। तो आप मुझे बताओ, विजन के पास जो बच्चों से फीस आ रही है, उनका एसेट है कि नहीं? एसेट है। और जो टीचर को सैलरी दे रहे हैं, वो लायबिलिटी है, उससे उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वो जो बिजली का बिल दे रहे हैं, लायबिलिटी है। जो तमाम मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं, लायबिलिटी है। कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एसेट और लायबिलिटी का एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। मैं जानता हूं आप सब लोग जानते हैं, और प्लान से पहले भी दिन रिक्वेस्ट किया था कि कभी कभी आपको शायद ऐसा लगे कि हम सर में बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्या। उसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पता होती। जैसे मैं जब विद्यार्थी था तो मैं उससे स्ट्रगल करता था। टीचरों को लगता था कि शायद ये बात उन्हें पता ही होगी, पर मुझे वो बात नहीं पता होती तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि कह क्या रहे हैं बार बार। एसेट लायबिलिटी का जो रिकॉर्ड होता है वो जो है एक किताब में रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप सभी जानते हो। बैलेंस शीट का लाल रंग की किताब देखी होगी, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, स्वास्तिक बना हुआ, वो हर उसमें। अच्छा, अब से मैं बोलूंगा किताबों में लिखा है, तो किताबों का मतलब वो किताब धार्मिक किताबों से नहीं, किताबों मतलब आंकड़ों वाली किताब से है। तो हम बोलते हैं ना बुक्स में दिख रहा है, बुक्स में वो दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बुक्स में दिख रहा है, मैं इस तरह के शब्द बोलूंगा तो उससे मतलब बही खाते से है, जो सरकार का बही खाता है। इनफैक्ट व्यक्तिगत तौर पे मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने देखा कि जो नई वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 2019 में एक नई चीज़ शुरू की। पहले बजट जो है ना वो सूटकेस में जाता था, इन्होंने एक बही खाता शुरू किया। बही खाता में लेके आती हैं, और हालांकि उसमें स्वास्थ्य के बजाय अशोक चक्र लगा हुआ है। बड़ा अच्छा एक सोच है, एक दृष्टिकोण है कि क्यों हम उपनिवेशवादी सोच में आए। अपना बही खाता हमारा ट्रेडिशनल रहा है, उसका इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे संकेत मायने रखते हैं। मुझे अच्छा लगा था। हो सकता है मैं आपके बारे में नहीं कह सकता कि आपको बात कितनी अच्छी लगी, लेकिन मुझे हर उस चीज़ पे गर्व है, होना भी चाहिए, जो हमें अपनी भारतीयता की याद दिलाता हो। इसका ये बिल्कुल नहीं कि मैं उनके विरोध में हूँ पाश्चात्य चीज़ों के, उनका भी सम्मान है, लेकिन मेरी वस्तु का भी सम्मान हो, ऐसा मेरा कहना है। आपका सम्मान मेरी कीमत पर हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके धर्मों का सम्मान करता हूँ, पर अपनी बेइज्जती करा के नहीं करूँगा। इतना स्पाइन तो होना चाहिए। तो ये जो है ये मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक बैलेंस शीट होती है जिसमें एसेट लायबिलिटी लिखी जाती है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी ऐसी भी होती हैं, पहले सुन लेते हैं फिर इसको इकट्ठे यहां लिखेंगे सब चीजों को। कुछ एसेट और लायबिलिटी ऐसी भी होती हैं जो बैलेंस शीट में दिखती नहीं लेकिन प्रभाव डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर रतन टाटा यहाँ खड़े हों और आपसे कहें कि पैसा दे दीजिए 10,000 रुपये उधार, और मैं कहूँ 10,000 रुपये उधार दीजिए, तो आप किसको पैसा देंगे? रतन टाटा को। कहने की बात ही नहीं है ना। आप बिल्कुल, बल्कि आप कहेंगे अरे सर आपने तो धन्य कर दिया मुझसे पैसा मांग के, है ना। एक फोटो बस हो जाए जिसको मैं अपने डिस्प्ले पे लगा पाऊँ कि रतन टाटा से जो है, ऑब्वियसली समझ रहे हैं ऐसा क्या हुआ है रतन टाटा को पैसा देने में उत्सुक हो और मुझे नहीं देने में उत्सुक हो। अच्छा चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। मैं हूं आपसे 10,000 रुपये मांग रहा हूं और बगल में विजय माल्या खड़े 10,000 मांग रहे हैं, फिर तो आपको नहीं सर जी को ही देते हैं। विजय माल्या का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। रतन टाटा, सुनील सिंह, मेरा नाम है, शायद आपको मैंने बताया भी हो, रतन टाटा, सुनील सिंह और विजय माल्या, तीन लोग आपके सामने खड़े हैं। पहली प्राथमिकता रतन टाटा, दूसरी प्राथमिकता सुनील सिंह, तीसरी प्राथमिकता या शायद प्राथमिकता भी नहीं विजय माल्या कि इससे बढ़िया पैसा अपने पास ही रखो, रहने दो। ऐसा क्या हो रहा है इन तीनों के बीच में? उनका गुडविल, रतन टाटा गुडविल बहुत ज्यादा है, मेरा गुडविल अच्छा भी नहीं है तो खराब भी नहीं है।
अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है, उनका गुडविल खराब है, उनकी रिपुटेशन खराब है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रहा। आप टाटा की बैलेंस शीट देखोगे, आप सुनील सिंह की बैलेंस शीट देखोगे, आप किंगफिशर की बैलेंस शीट देखो, उसमें तो नहीं दिख रहा ये, लेकिन ये रोल प्ले कर रहा है। तो जब बहुत सारे लोग टाटा को कर्जा देने को तैयार हैं, तो टाटा कम ब्याज पे देंगे कि नहीं, कि भाई हम 4% ब्याज ही देंगे। आप कहोगे कोई बात नहीं सर, आप 4%, आप 3% दे दो, कोई बात नहीं, पैसा सेफ है और अच्छा रिटर्न मिलेगा। मुझे अगर आपसे पैसा चाहिए होगा तो 7-8% देना पड़ेगा, और विजय माल्या को चाहिए होगा तो कम से कम 20-25% जब बोलेंगे, तब कुछ लोग रिस्क लेंगे। कुछ लोग रिस्क लेंगे कि अच्छा ठीक है चलो 20-25% दे रहा है, आ गया तो अच्छा खासा पैसा आएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, जो पैसा दे रहा है वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा कि अगर मेरे पास 100 रुपए है निवेश करने के लिए, तो 80 मैं रतन टाटा को दे दूं, 20 रुपए विजय माल्या को दे दूं। अगर विजय माल्या वाला नुकसान भी हो गया तो 80 से वो उतना भरपाई हो जाएगी, और अगर आ गया तो 25% आएगा। ये जो आपने किया इसको बोलते हैं हेजिंग, हेज फंड। हेज फंड कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हेज फंड आपने क्या किया, एक रिस्क मैनेजमेंट कर लिया और थोड़ा रिस्क लिया भी। ये ठीक वैसे बात है कि हाँ गाड़ी चला भी रहे पर थोड़ा ध्यान रखे हुए, हेलमेट भी लगाए हुए हैं कि चलो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट किया, इसको हेजिंग कहते हैं। आपने सुनील जी को जो पैसा दिया, चूंकि आप जानते नहीं है, गुडविल तो खराब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, मालूम नहीं कि बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप कहोगे आपने एक तरह से एडवेंचर किया। इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, की वेंचर पूंजी हुई। बात स्पष्ट क्लियर हो रही? जैसे कोई अगेन फिर ये सब शब्द आप रोज सुनते हो न्यूज़पेपर वगैरह में। सो वेंचर कैपिटल, अगर किसी नए स्टार्टअप को पैसा देंगे तो क्या कहेंगे, वेंचर कैपिटल। और किसी ऐसे को जिसकी गुडविल खराब है तो हम बोलेंगे यहां पर हेजिंग की गई। आप कुछ प्रॉफिट कहीं रखोगे, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मेरा जो सजेशन होता है कि आप 100 रुपए निवेश करिए, उससे प्रॉफिट कमाइए, उस प्रॉफिट को फिर से लगाइए, उससे प्रॉफिट कमाइए, जो उसके बाद प्रॉफिट आए उसकी हेजिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आएगा तो अच्छी बात है, गया तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपके मूलधन के ब्याज का ब्याज है, वो ब्याज का ब्याज है। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें, ये मेरा अपना सिद्धांत नहीं है, वॉरेन बफेट का सिद्धांत है, उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इसकी बात कही है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा अब तक की जो जब हम बात करते हैं एसेट लाइबिलिटी का, तो एसेट लाइबिलिटी का एक रिकॉर्ड होता है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। एसेट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके आय के स्रोत बढ़ाती हो, जिसका आपके पास स्वामित्व हो, कोई भी ऐसी होल्डिंग जो आपके आय के स्रोत बढ़ाती है। लाइबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसी होल्डिंग या कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आय के स्रोत को घटाती हो। अगर स्वामित्व के हिसाब से देखेंगे तो एसेट लाइबिलिटी। एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए, एक मिनट के मान लेते हैं मैं अच्छा टीचर हूं, कहने में क्या जा रहा है, मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए मैं अच्छा टीचर हूं, तो विजन के लिए एसेट है कि नहीं? दिखेगा बैलेंस शीट में? नहीं, बैलेंस शीट में तो दिख नहीं रहा कि सुनील जी अच्छे टीचर हैं। सुनील जी को तो पैसा जा रहा हो तो लाइबिलिटी दिख रही है। तो मानव पूंजी इनटेंजिबल एसेट हुआ या नहीं? क्योंकि बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रहा। मानव पूंजी इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। आपको अगर कोई कॉपीराइट वगैरह मिल रहा, इनटेंजिबल एसेट है। बात क्लियर हो रही? अब ये क्वेश्चन आया हुआ कि मानव पूंजी इनटेंजिबल एसेट, तो स्टेटमेंट सही है। अब उसको हालांकि लोगों ने डिफिकल्ट में रखा, फिर वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और मैं ब्रैग नहीं कर रहा, सच में आप जब क्वेश्चन करोगे प्रीवियस तो आपको दिखने लगेगा कि बहुत बेसिक चीजें पूछ रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं कि आपको अनुप्रयोग पता है कि नहीं, और अनुप्रयोग वही आदमी कर सकता है जिसको कंसेप्ट ठीक ठीक समझ में आता हो, जिसने फैंसी वर्ड्स के बजाय कंसेप्ट को समझने पे, जैसे मैंने पता है कैशिफाई में मैं हैवी वर्ड यूज कर सकता था, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ स्टार्टअप वेयर अ न्यू आइडिया हैज बीन थॉट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये बहुत बेसिक बात है कि आपको मालूम है कि लोग अब सोना नहीं रखते, मोबाइल रखते हैं, तो मोबाइल को कैश करने का कुछ तरीका हो जाए तो बिजनेस मिल सकता है। और इसीलिए वो उनकी दुकानें कहाँ है? कनॉट प्लेस में नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं कनॉट प्लेस नहीं घूमेगा। वो दुकानें कहाँ? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, मेट्रो पे। ये वो जगह है जहां पर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट हो जाती है। कोई कहीं ट्रेवल करने गया, एकदम से कोई कैश की जरूरत पड़ गई, तो फिर वो सोचेगा चलो ठीक है, एक मोबाइल दो है, एक मोबाइल बेच के कुछ नहीं लेकर दे, घर पहुंचते देखा जाएगा आगे। तो लोकेशंस भी आप देखें, अंदाजा लग जाएगा कहाँ रखना होता है इस दुकान को। सो मोटा मोटा आप जो है अगर हम बात करें तो आई होप आपको शब्द में आ गया कि मनी क्या है, कैपिटल क्या है, वेल्थ क्या है, एसेट क्या है। अब फिनांस क्या है, वित्त क्या है? वित्त है धन की उपलब्धता जब भी आवश्यकता हो।
वित्त से आशय क्या है? धन की उपलब्धता जब भी आवश्यकता हो, फिर वो चाहे किसी का पैसा हो, आपका पैसा हो या किसी और का पैसा आपको उपलब्ध कराया जा रहा हो, बैंक इत्यादि जो करते हैं। और इसीलिए आप इनको बोलते हो कि वित्तीय संस्थान है, और ये जो काम करते हैं उसको आप बोलते हो वित्तीय सेवाएं हैं। तो वित्त से आशय क्या? धन की सुलभता से, चाहे फिर वो आपका पैसा हो या किसी और का पैसा हो, चाहे वो निवेश के लिए किया जा रहा हो या उपभोग के लिए। आपको वित्त, कई बार आप स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हो तब भी वित्त चाहिए होता है। आप लेते हो ना क्रेडिट कार्ड से कपड़े खरीदते हो, भोगी तो कर रहे हो। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो कोई गलत नहीं कि फिनांस कुड बी इवन फॉर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। उसको वित्त का प्रयोग दोनों चीजों में हो सकता है, उपभोग में भी हो सकता है और निवेश में भी हो सकता है। तो मोटा मोटा ये कुछ बेसिक शब्द जो मैं पहले चाहता था कि आप जान जाए। बात क्लियर हो गई? चलिए वापस आते अपने वर्गीकरण पर। तो कैपिटल क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब कैपिटल और वेल्थ को कंफ्यूज मत करिएगा, एक ही चीज नहीं है। अगर कोई चीज एक लगभग है तो वो है कैपिटल और एसेट। कैपिटल और एसेट एक चीज है, और अगर हम बात करें वेल पूंजी की, अगर हम बात करें आस्तियों की, तो वो एक जैसे कहे जा सकते हैं, बाकी सबके अलग अलग मायने हैं। अगर हम बात करें भौतिक पूंजी की, तो भौतिक पूंजी से आशय उन सभी चीजों से है, उन सभी एसेट्स से है जो आपके पास हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है पूंजी के स्वरूप में। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है, आपके पास सोना है, आपके पास कैश है, या जिसका आप निवेश कर सकते हो इत्यादि इत्यादि। सो ये सब क्या कहा जाएगा? भौतिक पूंजी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। इसमें सोना हो सकता है, आपके पास कैश हो सकता है, आपके पास कोई और इस तरह की आस्ती एसेट हो सकती है जिसके माध्यम से पूंजी बना सकते हैं। ठीक। एक शब्द यहाँ पर आप मानव पूंजी, मानव पूंजी मैंने आपको बताया, मानव पूंजी से आशय वही श्रम से है। श्रम के तीनों घटकों से इसको आप बोलोगे कि ये मानव पूंजी है। सामाजिक पूंजी किसे कहेंगे? ये एक नई चीज आजकल दिखाई पड़ती है। सामाजिक पूंजी हालांकि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और हम लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं हमारे लिए तो बहुत सामान्य बात है ये। सामाजिक पूंजी क्या होता है? सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा, एक दूसरे पे विश्वास द्वारा जो हम पूंजी का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं सामाजिक पूंजी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं अपने कोलीग से, अपने जो जूनियर हैं, जो शिक्षक बनते हैं या बनना चाहते हैं, उनको हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी आपने ध्यान से देखा क्या कमाल की चीज़ है ये, कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सब पे भरोसा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे काम का कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उस पर सब पे भरोसा कर रहा हूँ। इसलिए मुझसे गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर हो जाए तो उसको तुरंत सुधार करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर इस यहां से कोई ब्लफ करेगा तो उसका कितना खामियाजा हो सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी। आप देखिए, आप आरबीआई गवर्नर क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को जो मास्टर ने बताया वो उसी को मानेगा कि ना हमारे गुरुजी ने कहा वो सही होएगा, आप गलत हो सकते हो। ये बहुत कमाल की चीज है अगर देखा जाए। ठीक है, इसका मौद्रीकरण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में होगा। फीडबैक वगैरह लिए जा रहे हैं तो होगा ही। प्रीमियम टीचर्स, आई एम श्योर अगर फीडबैक से इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रीमियम टीचर का कंसेप्ट आएगा ही, देर से बेर। मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है इसमें कि भाई प्रीमियम टीचर्स होंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होएगी, प्रीमियम क्लासरूम्स होंगे, वहाँ पे वो सूट बूट लगा के टीचर आएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। ये सब जाएगा, आपको सब अपने सामने दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती। तो फीडबैक बेस्ड सिस्टम पे जरूर कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस वाली बात आएगी। लेकिन मोटा मोटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कमाल की चीज़ है जो हम एक दूसरे पर विश्वास कर रहे थे। और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के माध्यम से भी स्रोत बन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, शायद सुना हो इनके बारे में, फिर वही बात, क्लास 9th में इसका एग्जाम्पल है। ग्रामीण बैंक के बारे में शायद आपने सुना हो। आप कुछ कह रहे थे सर? सामाजिक सेवा सामाजिक पूंजी के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है, जहां से आप कुछ पूंजी इकट्ठा करते हो। पूंजी का आना जरूरी है ना, तो सामाजिक सेवा अपने आप में सामाजिक पूंजी नहीं कह। हाँ, अगर कुछ इकट्ठा करते हैं तो उसको कहा जा सकता है ना। तो सामाजिक पूंजी क्या हुई? जहां पर परस्पर विश्वास द्वारा, जैसे ग्रामीण बैंक क्या था, अगर मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बताऊं, ग्रामीण बैंक क्या था। जो बांग्लादेश है आज, जो कभी भारत भी था, आई होप इतना तो आप जानते हैं, बांग्लादेश कभी भारत था। यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा होता था, मलमल बोलते थे उसको, मलमल का कुर्ता आपने सुना भी होगा गाने वाने में, मलमल जो है। और इंडिया का मलमल पूरे विश्व में विख्यात था। यहाँ तक कि आप प्राचीन रोम के अगर राजा महाराजा के कपड़े देखोगे तो भारत के बने हुए हैं, मलमल के कपड़े हैं वो। प्राचीन रोम मतलब आज का इटली,
इटली से हमारी पुराने दिनों से लेकर आज तक की रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी अभी तक चल रही है, पुराने दिनों से थी। ऑलराइट, आई होप बात पकड़ पा रहे हैं आप। खैर, सो इटली जो है, इटली में हम देख पाते हैं कि हमारे यहाँ के कॉटन्स इतना डिमांड में थे, लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ, जब विभाजन विभाजन हुआ, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान की से उनकी अनदेखी हो रही थी, फिर बांग्लादेश बना तो बड़ा युद्ध युद्ध की स्थिति, तो वो लगभग जो गांव में थे वहाँ बांग्लादेश के, वहाँ पर कॉटन लगभग ख़त्म हो रहा था। मतलब जो किसान हैं ये लगभग एक तरह से कहें समाप्त हो गए थे, उनके पास आय के स्रोत नहीं थे। तो वहाँ पर मोहम्मद यूनुस नाम के एक अर्थशास्त्री ने क्या किया, लोगों से कहा थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इकट्ठा किए गए, एक पूंजी बनी, और इस पूंजी से लोग ब्याज लेते थे, पैसा कर्जा लेते थे, ब्याज देते थे, उससे और पूंजी आई। बैंक का यही सिद्धांत होता है, बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, फिर वही बेसिक हाई स्कूल है, बैंक आपसे पैसा लेता है, इस पैसे को किसी और को कर्जे पे देता है, आपको कुछ ब्याज देता है 2-3%, और उनको उनसे ब्याज लेता है 7-8%। ये उसका बैंक की पूंजी हो गई। तो लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उससे उनको कर्ज मिलता था, जब वो अपना बीज उज खरीद के खेती करके फिर इस कर्ज को वापस करते थे, और धीरे धीरे ये बैंक बढ़ने लगा। इसको नाम दिया गया ग्रामीण बैंक। ये तो मैंने बहुत कम शब्दों में बता दिया, पर ये जो जितना अच्छा मॉडल बनाया था मोहम्मद यूनुस ने, इसी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया अर्थशास्त्र का। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इनफैक्ट उनसे किसी ने पूछा ही था, इंडिया में आए भी थे वो, तो उनसे किसी ने पूछा था कि गारंटी तो है नहीं, उन्होंने कहा भाई साहब गरीबों को लोन देना सबसे सेफ होता है, बशर्ते वो अपना पैसे के भुगतान कर पाए, क्योंकि सिर्फ नियत काफी नहीं, ये भी जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आएगा कि पैसा दे, आप मुझे कोई 10 करोड़ रुपए दे दे तो उसकी प्रॉब्लम, मास्टर चाहे भी तो 10 करोड़ वापस कहां से करेगा, मेरी नीयत बहुत अच्छी हो तो भी मैं 10 करोड़ वापस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दो चीजें देखी जाती हैं, इंटेंशन है कि नहीं और पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। आगे हम क्रेडिट रेटिंग में इसको समझेंगे कि कैसे काम करता है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक बैंक बना दिया। क्या हुआ, लोगों ने मिलकर एक पूंजी बनाई। इसी से प्रेरित होकर इंडिया में कितने लोग बाय द वे इला भट्ट को जानते हैं? इला भट्ट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया भट्ट तो आप जानते हो, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। इला भट्ट कौन है? से वेरी गुड, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, सेवा उनके संस्थान का नाम था। अभी उनका निधन हुआ। तो देखिए, मैं थोड़ा ब्रैगिंग सा साउंड करेगा, लेकिन हमने पीछे जो लिस्ट बनाई थी उसमें लिखा भी था, मैं क्लास में बोला था नहीं पूछेंगे तो आज ताज्जुब लगेगा कि से क्यों नहीं पूछा, पीटी में क्वेश्चन था वो, क्योंकि इला भट्ट का निधन हुआ था, बहुत बड़ी घटना थी। इला भट्ट ने लगभग उसी तर्ज पर ग्रामीण महिलाओं से कहा थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, स्रोत बनाते हैं, और ये ग्रामीण महिलाएं अब खादी की चीज़ें बना रही थी इत्यादि इत्यादि, और धीरे धीरे उनको बाजार मिलने लगा, उनके आय के स्रोत बनने लगे। तो इसको नाम दिया गया सेवा, और स्वयं सहायता समूह शुरू हुए इंडिया में भी, जो आगे चलकर हम देखते हैं कि नाबार्ड जो एक बैंक है वो उनको सहायता देने लगा, और बहुत सारे स्वयं सहायता। अभी कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे वो लद्दाख के पश्मीना की, कि कैसे जो लद्दाख में पश्मीने का स्वयं सहायता समूह अब काफी बड़ा बन चुका है। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये सब जो है क्या है, एक सामाजिक पूंजी है, एक सामाजिक पूंजी है। और आजकल इसमें बहुत शोध हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि सामाजिक पूंजी बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है आने वाले, क्योंकि अगर आपको गरीबी खत्म करनी है तो उसका एक ही विकल्प है, स्वरोजगार। और स्वरोजगार के लिए सामाजिक पूंजी बहुत जरूरी है, कि लोग साथ में आके कुछ स्रोत बनाएं, लोग साथ में आके कुछ स्रोत बनाएं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल संभव है ये कि लोग साथ में आके स्रोत बनाएं। उससे दोनों बातें, कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोगों को पैसा मिल जाएगा, वित्तीय काम करेंगे कुछ लोगों को पैसा मिल जाएगा, और पैसे से वो बाकी रोजगार कर पाएंगे। तो इसको आप कह रहे हो कि क्या है, ये है आपका सोशल कैपिटल। तो एक नया कंसेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट आपने देखा जितना कोऑपरेटिव बनते हैं इसी तर्ज पे बनते हैं। कोऑपरेटिव में क्या होता है, लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, वहां से जो है आप सुनते हो अक्सर कमेटी बनाई है लोगों ने, क्या है, स्वयं सहायता एक तरह है कि नहीं, एक तरह का सोशल कैपिटल है कि नहीं, कमेटीज बना के लोग जो है अपना अपने काम चलाते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह का सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है। बात स्पष्ट हो रही। और ये सामाजिक पूंजी इस हद तक अब महत्वपूर्ण होती जा रही है कि अब देखिए पूरा एक मंत्रालय है अलग से अब सहकारिता का, जिसका उद्देश्य है सहकारिता से समृद्धि। क्योंकि इतने बड़े तबके को अगर हमें ठीक करना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे अभी आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में बताया सेवा के बारे में, ऐसे एक उदाहरण है केरला में कुटुम्बश्री। कुटुम्बश्री बहुत बड़ा संस्थान है, वो भी यही काम करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करके। और उससे भी बड़ी बात जो मुझे बहुत आनंदित करती है जब मैं इसको पढ़ता हूँ, और बताने में भी बड़ा आनंद आता है, कि कमाल का होगा मैं कहता हूँ वो शिक्षक, और उससे भी ज़्यादा कमाल के होंगे वो विद्यार्थी,
जिनको ये कंसेप्ट ठीक ठीक समझ में आ गया। क्लास 9th की कोई क्लास है, कहीं पर क्लास 9th की क्लास चल रही थी केंद्रीय विद्यालय में, बिहार के केंद्रीय विद्यालय में क्लास 9th की क्लास में शिक्षक ने बच्चों को ये कंसेप्ट बताया, चूंकि वहां पर है ग्रामीण बैंक का, तो शिक्षक ने बताया सामाजिक पूंजी होती क्या है, कैसे बनाई जा सकती। बच्चों को बात समझ में आई, जमी। बच्चों ने क्या किया, अपने 500 100 1000 रुपए इकट्ठा करके एक पूंजी बनाई। पूंजी कितनी थी? 10,000 रुपए, 8,000 कुछ मोटा मोटा, हम 10,000 बोल रहे हैं। इस पूंजी को उन्होंने कर्ज दिया किसको? जो मेस में काम करते हैं उनको, कि आपको उसको उसके घर में कुछ जरूरत थी, आप जो है ये काम, ये पूंजी लो और हमें ब्याज के साथ इतना पैसा वापस कर देना। 6 महीने में उसके उनके पास ब्याज आ गया। उस पैसे को फिर उन्होंने किसी अगल जो गार्डनर है उसको दिया, माली को दिया। धीरे धीरे बात समझ में आने लगी लोगों को कि यार बच्चों के पास बैंक है जहां से आप कर्जा ले सकते हो बिना किसी गारंटी के, बस एक दूसरे को लोग जानते हो और आप धीरे धीरे उनको रीपे कर देना। आसपास के गांव वाले कर्ज लेने लगे। आज जब मैं आपसे बता रहा हूं तो उस बैंक की, जिसको नाम दिया उन बच्चों ने गुल्लक बैंक, उस बैंक के पास 80 लाख की पूंजी है और आसपास के गांव में वो लोन देते हैं। और आलम यह है कि आरबीआई अब कह रहा है कि हम उनको अलग से फंड करेंगे इतनी धनराशि ताकि वो और ज़्यादा विस्तारित हो सके। ये है शिक्षा। मैं जो पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, जिसका अनुप्रयोग ना हो विलासिता है, वो शिक्षा विलासिता है। थैंकफुली कम से कम इस एग्जाम में आपको अनुप्रयोग के लिए आपको बाधित करते हैं। वो क्या कमाल, मैं मानता हूँ कमाल के बच्चे रहे होंगे भाई, जिनको बात समझ में आई और ये रिस्क लिया। कितना बढ़िया काम। ऐसे मैंने इसलिए आपसे पूछा कितने लोगों ने स्टार्टअप किया, कितने लोगों ने आरटीआई का भी फाइल किया। जानते आप सब है उसका अनुप्रयोग नहीं तो बेकार है, विलासिता है। जिस शिक्षा का अनुप्रयोग ना, विलासिता है। मैं उसको विलासिता से ज्यादा मानता भी नहीं। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो गुल्लक बैंक बहुत बढ़िया है। और अब तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा है, बच्चा गुल्लक बैंक। आप गूगल करिएगा कभी, बच्चा गुल्लक बैंक करके उन्होंने उनका नाम दिया। कितना बढ़िया कंसेप्ट, सोशल कैपिटल। सो इसको सामाजिक पूंजी। अब यूपीएससी का सवाल देखिए 2019 का है, सामाजिक पूंजी से आशय क्या है? लोगों को परस्पर साथ में विश्वास के माध्यम से अर्जित पूंजी। अब इससे ज्यादा और क्या पूछे बताइए, बेसिक क्लास 9 की चीज है। अब इस पे भी अगर आपको, मैंने इसलिए आपको कहा कि वो 35-40 क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने चाहिए, जो बहुत कोर्स क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तब आपकी संभावना बढ़ जाती है। आपकी संभावना बिल्कुल वो फैंसी नॉलेज से नहीं बढ़ती। जब ये चीजें गलत नहीं होती तब ठीक होता। तो मोटा मोटा जो है ये बात रही सामाजिक पूंजी की। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूंगा, कि जब भी आप कभी निर्धनता इत्यादि के बारे में बात करें, आप मेंस में आंसर लिखते हो, पेपर 2 में भी पेपर 3 में भी निर्धनता की बात करो या निबंध लिख रहे हो, तो उसमें जरूर सामाजिक पूंजी का जिक्र करिए कि कैसे हम स्वरोजगार के लिए सामाजिक पूंजी जैसी चीज़ों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसकी और ट्रेनिंग दी जा सकती है, इस पर और बात किया जा सकता है। जरूरत क्या है? सिर्फ लोगों का परस्पर भरोसा होना। अगर लोगों का एक दूसरे पर भरोसा है, और ये भरोसा हमारे यहाँ था, मुझे लगता है आजकल कम होता दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जब मैंने सामाजिक पूंजी पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बहुत पुरानी चीज़ थी। मुझे याद है जब मैं, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, ऐसे ही 15-16 साल का रहा हूँगा, तो मेरे साथ एक घटना हुई थी जिससे मुझे सामाजिक पूंजी समझ में आई अच्छे से। 15-16 साल का था, तो जब बहुत सारी शादियों का इनविटेशन आ जाता है तो क्या होता है, तुम इन शादियों में चले जाना, तुम इनमें चले जाना, तुम इनमें चले जाना। तो मेरे हिस्से उस दिन 3 शादियाँ थी जो मुझे अटेंड करनी थी। एक शादी में ये तय था खाना बहुत बढ़िया मिलेगा, और मैं थोड़ा खाने में विश्वास रखता हूँ, मुझे वो 8 पैक 6 पैक समझ में नहीं आते, मैं फैमिली पैक से खुश हूँ, है ना। सो जो है मैंने अपने बड़े पिताजी, जिसको बाबा बोलते हैं, सो बाबा को हमने कहा कि बाबा हम इस वाली शादी में तो जाएंगे, बढ़िया खाना मिलेगा, बाकी 2 में टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत अपने अलमारी की चाबी दी और कहा जाओ अलमारी में एक डायरी रखी लेके आओ। डायरी लेके आया तो उसमें जिस व्यक्ति का इनविटेशन था, उनकी लड़की की शादी थी, वो हमारे कजिन सिस्टर की शादी में उन्होंने 51 रुपए दान किया था, 51 रुपए दिया था। और बाबा ने बताया कि देखो ये 51 रुपए उन्होंने दिया था, और ऐसे 11 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए भी, 1 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 501 रुपए, ये सब मिलके करीब 4.5 लाख रुपए बने हुए थे। और कमाल की बात है, इस पे कोई ब्याज नहीं था, उन्होंने कोई ब्याज चार्ज नहीं किया था। बाबा ने बताया कि देखो बेटा, ये तुम्हारी शादी में, तुम्हारी सिस्टर की शादी में दे गए थे इस उद्देश्य के साथ, जब उनके यहाँ लड़की की शादी होगी तुम इसको वापस करोगे, कम से कम इतना तो करोगे ही, हो सकता है अगर सक्षम हो पाए तो उससे ज़्यादा करोगे। और हमने उसको ब्याज का नाम नहीं दिया, ये हमारी लोकल विजडम है, इसका सम्मान करिए। हमने कहा बिटिया को शगुन दे रहे हैं, सक्षम हो पाए तो थोड़ा और देंगे। आप देख रहे हैं, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये
इसको, इससे थोड़ा आपको अपने स्थानीयता का गौरव भी आना चाहिए कि हम उस पर कोई लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा है कि हाँ, आएंगे जरूर लोग, भले खाना ना खाएं, भले 5 मिनट के लिए आए, लेकिन ये लिफाफा लाएंगे जरूर। वो बहुत कमाल की चीज है, वो सामाजिक पूंजी थी। आजकल आप देखिए महंगी महंगी शादियां हो रही, डेस्टिनेशन वेडिंग और ये और वो, लोग कर्जे में। मैंने दोनों दूसरा एग्जाम्पल भी देखा है। मेरे एक मित्र के छोटे भाई की शादी थी और उसने बहुत पैसा खर्च किया, डेस्टिनेशन वेडिंग और ये सब बड़ा तामझाम। तो मैंने पूछा भी, उसकी इतनी सैलरी तो थी ना, मैंने कहा बहुत पैसा खर्च कर दिया तूने। ना भैया, वो कुछ इवेंट मैनेजमेंट वाले आ गए थे, उन्होंने बैंक से लोन दिलवा दिया, कौन सी शादी रोज रोज होती है, अच्छा खासा, और दुर्भाग्य से उसका डाइवोर्स हो गया। तो मुझे पता नहीं, मतलब पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे हादसे होते हैं या, तो मुझे लगा देखो कितना अच्छा कंट्रास्ट है समझने के लिए। एक वो घटना है, एक ये घटना है, और हम उसको बैकवर्ड मानते हैं, उसको मॉडर्न मानते हैं। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि हम उसको बैकवर्ड मान रहे थे और इसको मॉडर्न मान रहे थे। हालांकि कई बार आपका ह्यूमर नुकसान कर जाता है। डाइवोर्स के बाद जो मुझसे मिला, उसने पैर छुआ तो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा भाई पुरानी की ईएमआई खत्म होगी तो नहीं सोच ले अब। तो कह रहा भैया मजाक बना रहे हो आप। मैंने कहा हद हो गई यार, मतलब अगर देखें ध्यान से आप इन चीज़ों पर, तो मोटा मोटा जब भी आप कभी भी निर्धनता की बात करें, कभी भी रोजगार की बात करें, तो सामाजिक पूंजी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। वो हम करेंगे भी एक आधा दफा कि कैसे सामाजिक पूंजी इसमें सहयोगी हो सकती है। और मैं ही क्यों, रंगराजन समिति खुद कर रही है। जब वित्तीय समावेश को समझेंगे तो वो कहते हैं कि इस वित्तीय समावेश का इस्तेमाल होना चाहिए सामाजिक पूंजी निर्माण में। तो बात समझ में आई, सामाजिक पूंजी क्या है? एक लाइन में आप कह सकते हो कि सामाजिक पूंजी से आशय क्या, जहां पर लोग परस्पर सहयोग द्वारा कुछ पूंजी एकत्रित करते हो, जिससे आगे उनके आय के स्रोत बने, तो आप उसे सामाजिक पूंजी कहोगे। तो लोग अगर साथ में आके कुछ ऐसा करते हैं, कई जगहों पे आपने देखा लोगों ने साथ में आके बिजली का वो बना दिया, लोगों ने साथ में आके रोड बना दी, सड़कें बना दी, तो ये सारी चीजें सामाजिक पूंजी है। तो मोटा मोटा आप ये समझ में आ गया वर्गीकरण, मानव पूंजी क्या, सामाजिक पूंजी क्या, भौतिक पूंजी क्या। ये वर्गीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए, फिक्स्ड कार्यशील वाला। तो थोड़ा लिखते चलते हैं। पूंजी की परिभाषा हम लिखी चुके, अच्छा नहीं लिखे थे, लिख लीजिए आप, चलिए। तो अगला हेडिंग दे दीजिए पूंजी। तो उत्पादन के साधन में हम लैंड, लेबर और इंटरप्राइज लिख चुके थे। अगला पूंजी आप लिख सकते हैं कि पूंजी से आशय, पूंजी से आशय उस स्रोत से है, उस स्रोत से है जिससे, उस स्रोत से है जिससे आय के, उस स्रोत से है जिससे आय के विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। बस सॉरी, आय के विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। पूंजी को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक एक वर्गीकरण लिख लेते हैं एक एक करके। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, मानव पूंजी, एक लाइन में, मानव पूंजी से आशय, मानव पूंजी से आशय मानव श्रम की दक्षता, सामर्थ्य, मानव श्रम की दक्षता, सामर्थ्य, कुशलता या कौशल, कुशलता तथा श्रम की इच्छा के सम्मिलित रूप से है। इसमें सारी चीजें आती हैं, सम्मिलित रूप से है। वर्ष 2018 में वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ष 2018 में वर्ल्ड बैंक द्वारा, आई होप आपको ध्यान है कि वर्ल्ड बैंक का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखना है, IBRD IDA। जब भी वर्ल्ड बैंक लिखेंगे हमेशा IBRD IDA बाद साथ में लिखेंगे। वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा इस दिशा में मानव पूंजी प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा इस दिशा में मानव पूंजी प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि हम इस पूंजी को कैसे बढ़ा सकें।
मानव पूंजी प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है जो विभिन्न देशों को वह आवश्यक सहयोग प्रदान करता है, जो विभिन्न देशों को वह आवश्यक सहयोग प्रदान करता है, विभिन्न देशों को वह आवश्यक सहयोग प्रदान करता है, सहयोग प्रदान करता है जिससे वे मानव पूंजी को बढ़ा सके, जिससे वे मानव पूंजी को बढ़ा सके। आगे इस प्रोजेक्ट की और बात करेंगे जब हम समावेशी विकास की बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में बल्कि एक सूचकांक भी है जिसको बोलते हैं मानव पूंजी सूचकांक। बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है, सिंगापुर लगातार उसमें टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे, कैसे गणना की जाती है, क्या उसके घटक होते हैं। 5-6 मोटे मोटे सूचकांक है जिसके बारे में आपसे अपेक्षा होती है कि आप इनको जाने ठीक ठीक। आगे लिख सकते हैं। अगला सामाजिक पूंजी। पहला हो गया मानव पूंजी, दूसरा सामाजिक पूंजी, तीसरा भौतिक पूंजी। उसको मैंने भौतिक लास्ट में लिखा है कुछ रीजन से। सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा परस्पर विश्वास द्वारा पूंजी निर्माण से है। उदाहरण के लिए स्वयं सहायता समूह, सहकारी संगठन इत्यादि। चाहे तो गुल्लक बैंक भी लिख सकते हैं, सहकारी संगठन इत्यादि। ब्रैकेट में लिख लीजिए कि 21वीं सदी में सामाजिक पूंजी को समावेशिता हेतु महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वो चीज है जिससे असमानता कम होगी। समावेशिता हेतु महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जापान में कहावत भी है ना कि किसी की मदद करनी है तो उसे मछली मत दीजिए, उसे मछली मारना सिखाइए, मछली मारना सिखाइए। सामाजिक पूंजी वही काम करता है। किसी को पैसा देने के बजाय बेहतर है कि हम एक सहयोग ऐसा कुछ करें जिससे उनके रोजगार के विकल्प बन पाए, रोजगार के विकल्प बन पाए। तो ये जो है सामाजिक पूंजी बनाता है। अगला भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी से आशय, भौतिक पूंजी से आशय उन सभी स्रोतों से है, उन सभी आर्थिक स्रोतों से है। भौतिक पूंजी से आशय उन सभी आर्थिक स्रोतों से है जिससे आय के स्रोत बनते हैं, जिससे आय के स्रोत बनते हैं। जैसे कि कैश, सोना, कैश, सोना, जमीन, अन्य निवेश। देखिए जमीन एसेट है, मकान लायबिलिटी है। मकान लायबिलिटी, उसका मेंटेनेंस खर्चा, ये वो है ना। सो ये थोड़ा समझ, इसीलिए बहुत वो जो लोग, मैंने आपको कहा समझदार लोग मकान नहीं बनाते अपना। वो कोयल के बारे में बोलते हैं ना, कोयल समझदार अपना मकान नहीं बनाती, समझदार मकान नहीं बनाते। उन्हें मालूम है कि ये लायबिलिटी है। और बस हाँ, ये ठीक है कि दिल्ली जैसे शहर की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर चूंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या सांद्रण है कि रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस लिहाज से समझदारी है कि आप अपनी एक संपत्ति बना रहे हैं जिसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो जमीन होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हालांकि मैं कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहता, लेकिन फ्लैट वगैरह बहुत अच्छे निवेश नहीं माने जाते। बहुत अच्छा निवेशक उस तरफ नहीं जाता है। वो रहने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा निवेश नहीं माना जाएगा उसका।
खैर वो एक अलग डिबेट है, वो अकाउंटिंग का डिबेट है, इधर नहीं जाएंगे अभी, है ना। कभी कोई कॉन्टेक्स्ट आया तो और बात होगी, पर मोटा मोटा ये है कि इन सबको आप क्या बोलते हो कि ये भौतिक पूंजी है। ये पे एक नोट की तरह लिख लीजिए, एक आध बातें नोट की तरह आप लिख लें, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मुद्रा से आशय विनिमय के स्वीकृत माध्यम से है। मुद्रा से आशय विनिमय के स्वीकृत माध्यम से है। ये एक एडिशनल नोट है जो हम भौतिक पूंजी के बारे में समझते हैं। मुद्रा से आशय विनिमय के स्वीकृत माध्यम से है। विनिमय के स्वीकृत माध्यम से है तथा मुद्रा की उपलब्ध मात्रात्मकता को धन कहा जाता है। धन कहा जाता है। जो धनराशि बिना किसी देरी मतलब समझ इसमें ना लग रहा हो, बिना किसी देरी के नगदी या मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, नगदी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, नकदी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें तरलता कहा जाता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको लिखना होगा, ये उन्हें तरलता कहा जाता है। बिना किसी देरी के जो परिवर्तित हो जाए उन्हें तरलता कहा जाता है। ब्रैकेट में भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध नकद कैश जिसको बोलते हो, कैश इन हैंड, उपलब्ध नकद सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियों को, सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियों को, सोना एवं सरकारी प्रतिभूतियों को तरलता के रूप में देखा जाता है। हमारे इन्हीं तीन चीजों को तरलता बोलते हैं, तरलता के रूप में देखा जाता है। हाँ सर, कुछ रह गया? तरलता के रूप में देखा जाता है। जी सर। बिटकॉइन नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया नहीं मानता उसको, हम उसको तरलता के रूप में नहीं देख रहे होते। हाँ, डिजिटल मुद्रा सरकार लाएगी तो माना जाएगा तरलता में। जो सरकार की डिजिटल मुद्रा उसको सीबीडीसी होगा। सीबीडीसी अलग चीज है, बिटकॉइन अलग चीज है। बिटकॉइन जो जिसको क्रिप्टो बोल रहे हो, एक उसको क्रिप्टो मुद्रा कहा जाता है। क्रिप्टो मुद्रा को हम भारत में मुद्रा नहीं मान रहे हैं, हम उसको लीगल टेंडर नहीं मानते। इस पे आएंगे, ये पूरा डिबेट है कि वो लीगल टेंडर नहीं है। और जो भारत सरकार की मुद्रा है अभी फिलहाल प्रिंटेड फॉर्मेट में है, पर जल्दी ही उसका टेस्टिंग पूरा हो चुका है, दोनों लेवल पे, होलसेल पे भी और रिटेल में भी। इसीलिए आपको शायद भी मैसेज आया हो, अगर आप सरकारी बैंक में आपका अकाउंट होगा, कि आप हम पायलट बेसिस पे सीबीडीसी शुरू कर रहे हैं, आप उसमें हिस्सेदारी दीजिए। तो धीरे धीरे सरकार की अपनी सीबीडीसी, जैसे मुद्रा अभी फॉर्मेट कैसा है उसका, कागज में है, इसी का डिजिटल फॉर्मेट हो जाए उसी को सीबीडीसी बोलते हैं, फुल स्टॉप। उसी का डिजिटल स्वरूप सीबीडीसी कहा जाएगा, बस इतना ही है। समझेंगे उसको क्या है सीबीडीसी इत्यादि। सीबीडीसी तो आएगा तरलता में, जाहिर सी बात है, मुद्रा का ही स्वरूप हो गया हो। लेकिन जो क्रिप्टो है उसको हम नहीं मान रहे यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्टो का कहीं इनकैश नहीं कर सकते। कुछ ही फॉर्मेट से जहाँ क्रिप्टो इनकैश होगा, आप क्रिप्टो को कैश में कुछ ही जगहों पे कन्वर्ट कर पाओगे, हर जगह पे नहीं हो रहा है ना, इस वजह से उसको नहीं देख रहे। तो आगे जो है, तो इन तीन चीजों को कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, कहीं भी आप बेच सकते हो, फाइन ना। आगे लिख सकते हैं कि, तो इनको आप क्या कहोगे कि ये तरलता है। अगला उसी नोट में ही लिखना है इसको भी, अगले लाइन से लिख सकते हैं, आस्तियों से आशय, एसेट से आशय, आस्तियों या एसेट नहीं, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ग्लोबली स्वीकृत है। आप सोने को पूरे विश्व में कहीं भी
पूरे विश्व में कहीं भी उसको जो है बेच के पैसा ले सकते हो, उसमें कोई लीगलिटी का इशू नहीं आता एक पॉइंट तक, जिसको रिटेल गोल्ड कहा जाता है। आप इसीलिए शायद दामाद को अंगूठी पहनाते हैं सोने वाली, कि कोई बात नहीं, आपके लिए इमरजेंसी फंड एक पड़ा हुआ, जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करिएगा, वो नो, वो एक संकेत होएगा। ऑलराइट, आप मेरी अंगुली की तरफ मत देखिए। ऑलराइट, शायद मैंने उसको एग्जॉस्ट कर लिया होगा, इस्तेमाल कर लिया होगा, क्या पता। ऑलराइट, बाय द वे, सो जो भी है, बट हाँ, ये पूरी दुनिया में ये प्रथा है, कोई हम अकेले नहीं है, पूरे विश्व में प्रथा है कि इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं मैरिड कपल्स को। शायद वो समझ होगी, क्योंकि सब बहुत, फिर मैं कहूँगा ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। सोना अच्छे दिनों के लिए आभूषण, बुरे दिनों के लिए पैसा, और पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है, पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है, इसलिए सोना लिख रहा होता है हमेशा। सिल्वर हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, टाइटेनियम हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, प्लैटिनम हर जगह, कुछ जगहों पे प्लैटिनम भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन हर जगह नहीं। सोना पूरे विश्व में, आप कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ कोरिया से लेकर यूएसए तक, मैंने दोनों पोल इसलिए बता दिया आपको, कहीं भी आप सोने को इनकैश कर सकते हैं, ये रीज़न है। हाँ, ये रिटेल को इनकैश कर सकते हैं, एक अमाउंट होगा, उससे ज़्यादा में फिर आपसे पूछताछ होगी कहाँ से पागे भाई इतना सोना, इत्यादि इत्यादि। तो एक रिटेल सोना आप कहीं भी इनकैश कर सकते हो। कुछ बेसिक आपको जानकारी देनी होगी अपने बारे में बस। एसेट या आस्तियों से आशय उन सभी स्रोतों के स्वामित्व से है, स्रोतों के स्वामित्व से है। तो अगर आप ओनरशिप की साइड से देखोगे तो एसेट बोलेंगे, स्वामित्व से है, से आशय उन सभी स्रोतों के स्वामित्व से है, स्वामित्व से है जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हों। तो अब पेरेंट्स के लिए एसेट है, लायबिलिटी है? अच्छा है, सोच रहे हैं, अच्छा है, झटके में एसेट बोल नहीं दिया, इसका मतलब आपको थोड़ा इस बात का एहसास है कि हाँ, पैसा जो आ रहा है उसको ठीक से खर्च करना है। ऑलराइट, सो करंट तो लायबिलिटी ही कहेंगे, इस वित्तीय वर्ष के लिए तो लायबिलिटी ही माने जाएंगे, आगे ईश्वर करे आप एसेट बने उनके लिए। सो जो है एसेट से आशय वो सभी चीज़ जो आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है ना। आप कहोगे एसेट, अभी करंट फाइनेंशियल में तो आप लायबिलिटी ही हो ना, सो इसमें कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता हो, मजबूत करता हो, है ना, उसको आप कहोगे एसेट है। वहीं देयताएं या लायबिलिटी से आशय, लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं देयताएं, देयता, दादा पे ए की मात्रा, या खाली ताता पे बड़ा की मात्रा। हाँ, इसलिए जब अंग्रेजी के स्पेलिंग बता सकते तो हिंदी के क्यों नहीं। देयताएं या लायबिलिटी से आशय उन सभी जिम्मेदारियों या भुगतान से है भुगतान से है जो आर्थिक स्थिति को कमजोर करती हूं। अभी कमजोर कर रही है, आगे हो सकता है काम आ जाए, अलग बात है, उस वर्ष के लिए तब वो आस्ती कहा जाएगा। हम एक टाइम में तो बोल, अब इसको भी जरा समझ लेते हैं। एक छोटी सी बात और यहाँ पे, मैं थोड़ा अलग कहीं जा रहा हूँ लेकिन वो जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस क्लास की अटेंडेंस 100 है, 100 है, तो इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय यह हुआ कि एक दिए गए समय पर 100 बच्चे थे। जनरली हम उसको पूरे 3 घंटे की अटेंडेंस मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं भाई। अब हम लगातार अटेंडेंस तो ले नहीं सकते, तो हमने किसी एक दिए गए समय पर गणना करी। हमने कहा दिए गए समय पर 10:15, ये भी बहुत जरूरी है, एक अच्छा अटेंडेंस तब मानूंगा मैं उसको जब ये लिखा हो कि 10:15 पर क्लास की अटेंडेंस 100 थी। किसी ने लिखा क्लास की अटेंडेंस 100 थी और किसी ने कहा 10:15 पर क्लास की। इन दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये आपकी स्पष्टता बताता है। अब अभी मान लीजिए 3-4 लोग वॉशरूम चले गए हों, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए बॉस आंकड़ों से खेला जा सकता है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे शो करना है कि अटेंडेंस कम है, तो दीपावली वाले दिन की अटेंडेंस को देखें कि इनके क्लास में अटेंडेंस इतनी रहती है। वर्ल्ड कप वाले दिन के अटेंडेंस को देखें, इनके क्लास की अटेंडेंस इतनी रहती है।
बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत जरूरी। अब लेकिन हमारी विवशता, हम लगातार तो अटेंडेंस ले नहीं सकते। इसीलिए जब भी हम कोई बात, तो जब मैं कह रहा हूं कि आप एसेट हो या आप लाइबिलिटी, तो हम किसी समय में बोल रहे होंगे, इस दिए गए समय में। वो 1 साल हो सकता है, वो 1 महीना हो सकता है, वो 1 दिन हो सकता है। आज ये मेरे लिए एसेट है, आज मेरे लाइबिलिटी है। हो सकता है आज जो लाइबिलिटी कल एसेट बन जाए, आज जो एसेट है कल लाइबिलिटी बन जाए। तो कोई इटरनल वो नहीं है। तो ये हमेशा एक किसी दिए गए संदर्भ में बात हो रही होगी, किसी टाइम फ्रेम में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि कोई चीज़ एसेट है तो हमेशा एसेट रहेगी, या कोई चीज़ लाइबिलिटी, तो हम दिए गए समय में, इसीलिए तो हम रिकॉर्ड बनाते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में ये एसेट थी, ये लाइबिलिटी थी, अगले वित्तीय वर्ष में ये एसेट थी, ये लाइबिलिटी थी। कोई चीज़ लगातार एसेट बनती रहे कई साल तक, 15 साल तक, तब हम उसको तो फिक्स पूंजी है। अभी आएंगे उस पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप ये शब्दों को समझ लें ठीक ठीक। सो एसेट और लाइबिलिटी किसी दिए गए समय पे होती है। तो मैंने कहा क्लास की अटेंडेंस, और जो है जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए क्लास शुरू हुई है अभी 9 बजे, और तभी किसी ने अटेंडेंस ले ली, तो जाहिर सी बात है अटेंडेंस कम दिखेगी, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे आ रहे होंगे अभी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अटेंडेंस कब ली, कैसे ली, क्या प्रक्रिया रखी, आपने गिना कैसे, बहुत सारी चीज़ें। और इसीलिए कहा जाता है कि आंकड़ों में आपके लिखने से बहुत कुछ पता चलता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि क्या पूछा गया है उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्यों पूछा गया। तो किसी ने कहा, मैंने पूछा क्लास की अटेंडेंस कितनी, किसी ने कहा 11 बजे इतनी अटेंडेंस थी, और किसी ने कहा इतनी अटेंडेंस थी, तो मुझे मालूम है किसको मुझे वरीयता देनी है। किसको ये समझ है कि अटेंडेंस 3 घंटे की मानी तो जा रही है, लेकिन एक दिए गए समय में है, वो एक खास समय पर उस अटेंडेंस को देखा गया है। अगर वो समय भी रिकॉर्ड हो रहा है तो ज़्यादा स्पष्टता आती है। और इसलिए अच्छा अटेंडेंस होगा जो अलग अलग टाइम वेरिएशन पे भी लिए जाए और उसका पैटर्न देखा जाए, तभी तो ज़्यादा अच्छा। यही तो हम लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। अब अलग अलग टाइम वेरिएशन पे देख के 10 बजे देख लें, 11 बजे देख लें, किसी दिन अलग कोई टाइम पे देख लें, और तब उसका फ्लक्चुएशन देखें। बात स्पष्ट हो रही? ये बात क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इसमें? तब आपको मुद्रास्फीति समझना बहुत आसान है। मुद्रास्फीति हम यही करेंगे, आगे देखेंगे कि पिछले महीने इस तारीख को कितना, आज कितना, या पिछले साल इस तारीख को कितना, आज कितना। इसी को हम देख रहे थे कि महंगाई बढ़ गई घट गई। तो जाहिर सी बात है, एसेट कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर मैं थोड़ा दार्शनिक हूं तो बुद्ध कहते थे कि अगर कोई चीज नहीं बदल रही तो सिर्फ वो बदलाव ही है, बाकी सब बदल